जबरदस्त किस्म का कि आप जिंदगी भर याद करोगे। आप कहोगे किसी बंदे ने बड़ा, हाँ 3 घंटे की वेव्स की क्लास। सर जी खुशी बेटा, सर मैं कल एकेडमी अपनी सारी प्रॉब्लम्स ला रही हूँ, तो आप प्लीज तैयार रहें। ये साल देखे मैंने 3 घंटे की बात की है तो इसने कहा लो टाइम तो अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, आ जाना, करवा दूंगा। ओके सर। डीसी सर्किट्स मुझे अभी पढ़ाने दो, अभी बीच में कोई बात की ना कसम से मैंने कोई बट्टा शट्टा उठा के मार देना। बैठ जाओ, बट्टा है नहीं है लेकिन मैंने सवाल दिए थे, करा दूंगा। अभी बैठ के जाओ ना, ताने मारते हो औरतों की तरह, चुप करके लिखो। डीसी सर्किट्स बेटा, डीसी सर्किट्स में जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी डीसी सर्किट्स में जहां तक हम कर चुके हैं, उसके बाद आज हम सिलेबस खत्म कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस की है जरूरत। आज का हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल डिवाइडर, हम कर चुके हैं। आई थिंक आज हमें करना चाहिए सबसे पहले तो क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज ऑन चार्ज कैरियर। ये एक भाई जानते हैं मिलीकैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये उसका रिजल्ट था। उसने ट्रिलियंस ऑफ ऑयल ड्रॉप्स को चार्ज किया था और उसने सबका चार्ज ऑब्जर्व किया था। हर बार जो चार्ज था उसका जो आपका HCF आ रहा था। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चार्जेस का जो HCF आता था वो हर बार सेम था। तो ही रियलाइज दैट कि जो चार्जेस हैं उनका आपस में कोई रिलेशन बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, उसने ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस को ऑब्जर्व इस तरह किया कि उसने ऑयल ड्रॉप्स को चार्ज करके पहले उनको ग्रेविटी में ड्रॉप किया, फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप किया। उसका मेथड ये था, यानी कि उसने 1 बाय 1 उसने बड़ा लंबा टाइम दिया, ठीक है। और ऑयल ड्रॉप्स को ऑब्जर्व खुद नहीं कर रहा था, उनके पाथ्स उसने ऑब्जर्व किए। तो पाथ्स ऑब्जर्व करके यानी कि वो लंबे टाइम तक, महीने तक लगा रहा, ठीक है। वो वेला बंदा था, बस डेली इसी काम पे लगा हुआ है। ऑयल ड्रॉप को चार्ज करो गिराओ, चार्ज करो गिराओ, चार्ज करो गिराओ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उनके पाथ्स को ऑब्जर्व किया, मतलब उनका जो फॉल था, फॉल अंडर ग्रेविटी, फॉल अंडर एयर रेजिस्टेंस। देखो उसने इक्वेशंस बनाई। जब उसने बहुत सारी इक्वेशंस बनाई तो उसको ऑयल ड्रॉप्स के चार्ज मिलना शुरू हो गया। देखो जब ऑयल ड्रॉप फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी एक इक्वेशन, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इक्वेशन, अंडर एयर रेजिस्टेंस तीसरी इक्वेशन, 3-4 इक्वेशन बन गई ना। अब उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उसने चार्ज फाइंड किया था। जब उसने बहुत सारे ड्रॉप्स का चार्ज फाइंड किया तो ही रियलाइज दैट कि जितने भी चार्जेस हैं वो किसी छोटी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो उस छोटी वैल्यू पे उसने पहुंचना था। तो क्वांटाइज नेचर ऑफ चार्जेस जो है ये उसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। वो ये कहती है कि चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट, चार्ज कैन नहीं है सिलेबस में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं है। चार्ज कैन ओनली exist as integral multiple. Charge can only exist as integral multiple of a integral multiple of the smallest possible charge that can exist independently. तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने कहा ना स्मॉलेस्ट चार्ज, इसके आगे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि चार्ज इससे छोटा भी हो सकता है लेकिन उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। चार्ज इससे छोटा भी हो सकता है लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, एज अ पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, वो फिर कंबाइन करके एज अ यूनिट एग्जिस्ट करता है। तो आसान जुबान में मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज भी पार्टिकल्स पे होता है, जैसे कि क्वार्क्स के ऊपर। लेकिन 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 इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटे चार्ज वाला पार्टिकल है। बाकी जो पार्टिकल है ना जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है वो अकेले नहीं रह सकते, वो अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को मेंटेन नहीं। हाँ, तो चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड is called
elementary is called elementary charge represented by smaller e. Smaller e is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following values of charges on charge particles are possible? चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन कौन सी चार्ज की वैल्यूज पॉसिबल हैं, कौन सी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है. तो लिखो जी 1 टाइम्स e, 2 टाइम्स e, 3.5 टाइम्स e, 3.4 टाइम्स e, 7 टाइम्स e, -3e. इनमें से कौन से पॉसिबल हैं, कौन से नहीं. जो इंटीजर के मल्टीपल्स हैं वो पॉसिबल हैं. पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल. इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्जेस. Smallest existing charge is the elementary charge and all other charges are integral multiples that. Rhyme clear यहाँ तक बात? सर जी बेटा आप बताएं. ये q is equal to ne वाली चीज है. ये q is equal to ne वाली चीज है. तो यहाँ पे 3.5 n है और 2 और 1 ये n है और e elementary charge. सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं. अगर हम इन सबको कन्वर्ट करते हैं q is equal to ne, तो ये फिर बनता जाएगा ये q is equal to 1e और ये बनता जाएगा q is equal to 2e. ये जो है हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता. ये हो जाएगा q is equal to 7e. जो नहीं हो सकता उसको तो लिखेंगे नहीं ना उस तरह. q is equal to -3. तो n यहाँ पे क्या होगा, n can only be integer. n सिर्फ इंटीजर हो सकता है. डन. अच्छा अब हम आते हैं जी अगली बात पे. अगली बात ये है, एक क्वेश्चन लिखें राइट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन कूलम्स ऑन द फॉलोइंग. अच्छा मैं कल से फिर वेव्स को दोबारा शुरू करवा रहा हूँ और डेली में 2 या 2.5 आवर की वेव्स की क्लास लूंगा. अगर आपका वेव्स 3 घंटे से शुरू, यार 3 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तुम ना कसम से मेरे लिए ना वो बंदूक लेके बैठे हो. ठीक है 3 घंटे तो मैंने जज्बाती होके कह दिया था. फिर बाद में आप पे से क्या टाइम लगाते मैं एक्साइटेड होके 3 घंटे कह दी. फिर मैंने रियलाइज किया कि यार 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं. फिर मैं 2 पे आ गया. अच्छा देखो 2 पे आ गए. हाँ अब मैं 2 पे आ गया. अच्छा देखो क्वेश्चन लिखो. सर फारूक जी बेटा बताएं. सर आप किस टाइम रखेंगे क्लास? बेटा अभी मैं ये पढ़ा लूं, इसके बाद फोन पे मैसेज पे बात होगी. अभी मुझे ये पढ़ाने दें, उसके बाद कल से क्लास शुरू होगी. कल से मैं टाइम बता दूंगा. देखिए मेरी बात सुने. डिफॉर्मेशन की क्लास विल कंटिन्यू, इलेक्ट्रिसिटी क्लास विल कंटिन्यू. अदर देन दैट वी हैव अ क्लास ऑफ वेव्स. क्लास ऑफ वेव्स हैज नथिंग टू डू विद अदर क्लासेस. वो बेटा साहल है, कुछ और बच्चे हैं जिनका वेव्स वीक है, उनके लिए मैं रख रहा हूँ. अच्छा आप सब ने लेनी है तो इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन क्लास चलेगी वेव्स की. अच्छा बेटा क्वेश्चन लिखें राइट चार्ज. अब मैंने जितना टाइम कहा मैं उतना टाइम पढ़ाऊंगा, चाहे बच्चे मर जाए कुछ भी हो जाए. मैं तुम्हें बता रहा हूं अब मैं जज्बाती हो रहा हूं. नहीं जितना कहा करूंगा, मतलब जो मैं प्रॉमिस करूंगा उतना टाइम पढ़ाऊंगा. नहीं हाँ ये वैसे सही है. असल में पहले मैं ना टेंशन ले जाता हूँ ना. टेंशन लेके मैं कहता हूँ यार एग्जाम पास है, इतना टाइम पढ़ना चाहिए. फिर जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि यार 4 घंटे तो बहुत ज्यादा है. तो पहले ही मैसेज आ जाता है. अच्छा मैं ये लिख लूं. हाँ वही ना. अच्छा राइट चार्ज, गंदी ना करो, लिखो चुप करके. राइट चार्ज ऑन द फॉलोइंग. राइट चार्ज ऑन द फॉलोइंग. बेटा अक्टूबर सेशन में ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके स्कूल और बाकी चीजें भी चल रही होती है. अच्छा राइट चार्ज ऑन द फॉलोइंग. नंबर 1 Na plus
कितना चार्ज होगा इस पे, प्लस 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। टाइम लिख दिया। Na प्लस पे चार्ज होगा प्लस 1.6 इंटू 1 पावर इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो ये जो +1 होता है इसका मतलब +1 कूलम नहीं होता, +1 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। नंबर 2 लिखो बेटा, Cl नेगेटिव पे कितना चार्ज होगा, -1 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, -1 टाइम्स 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। अच्छा नंबर 3, अगर आपसे पूछें Ca2 प्लस पे कितना चार्ज होगा, बेटा Ca2 प्लस पे चार्ज होगा Q इज इक्वल +2 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज +2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। चलो जी हो गया यहाँ तक। जी आईपैड चार्ज पे लगा लें। जी बेटा, आईपैड चार्ज पे लगा लें। जी जी बेटा, आपने बड़े ही अच्छे टाइम पे बताया। मैं देख रहा था तब कब हाँ तुम देख रहे थे और तुम मुझे आपको बता, 5% आया था। जी जी तुम देख रहे थे और तुम वेट कर रहे थे कि बंद होगा तो फिर बोलूंगा। वाह जी वाह, जबरदस्त। तुमने एक और काम भी करना है, वो मिले तो फिर मुझे दे देना, समझ जाओ बात। हाँ ठीक है, दे देना मुझे भी, मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में। अच्छा बेटा हो गया यहाँ तक। अच्छा अब हम चलते हैं इसके आगे। लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। इसमें जो पहली चीज हमने समझनी है वो ये है कि एक कंडक्टर का जो मॉडल होता है उसके अंदर वी हैव फिक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट फिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नो यूज, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर important. In the model of the conductor we have free electrons and we have fixed electrons, but the free electrons are important, the fixed electrons are not important, and the free electrons have a random motion because of temperature. When there is no voltage applied across the conductor, the free electrons have a random motion without any net movement. इनकी जो velocities होती हैं वो cancel out हो रही होती हैं। तो अगर हम एक कंडक्टर पे वोल्टेज ना लगाएं तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं या मूविंग होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग होते हैं और उनका रैंडम मोशन होता है, और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज का जो वेक्टर सम होता है वो 0 होता है। वेलोसिटीज का वेक्टर सम क्या होता है? 0, अदरवाइज करंट डिवेलप हो जाएगा। तो जब तक हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे कोई नेट वेलोसिटी डिवेलप नहीं होगी, रैंडम मोशन होगा, लेकिन उस रैंडम मोशन में कोई किधर जा रहा होगा, कोई किधर जा रहा होगा। तो लिखो as long there is no voltage, अच्छा हाँ ठीक है, as long as there is, मैं हमें सोच रहा था यार कुछ मिस किया मैंने, as long as there is no voltage applied across the conductor, the free electrons, कॉमा ठीक जगह पे लगाए, बड़ा कूल फील कर रहा हूं। अच्छा देखो, as long as there is no voltage applied across the conductor, the free electrons are in a random motion due to temperature. तो बेटा जो इनका टेम्परेचर है उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? रैंडम मोशन। कोई कंफ्यूजन यहां तक? उसके बाद लिखो आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज, जब हमने वोल्टेज अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरह से हो जाएगी?
हेडिंग दो जी, आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज, आफ्टर कर लेते हैं, आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे। और एक बात और भी है जो हमने डिस्कस कर दी है, कंडक्टर के मॉडल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट लेंगे उसमें हम ये इज्यूम करेंगे कि दे आर मूविंग इन लेयर्स, दे आर मूविंग इन लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल वैसे तो इलेक्ट्रॉन रैंडम है ना सारे, जब आपने वोल्टेज अप्लाई की तो आप ये इज्यूम करेंगे कि दे आर मूविंग इन लेयर्स। तो ये हो गया पॉजिटिव आपका पॉइंट, ये हो गया आपका नेगेटिव पॉइंट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की सबसे आखिरी लेयर होगी यहाँ पे हम एक एक लेयर में 5-5 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग बट वी विल टेक देयर यूनिफॉर्म स्पीड, विल टेक देयर यूनिफॉर्म स्पीड। असल में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, कन्वेंशन में पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसी तरह से लेते हैं। ये हम करंट नहीं ले रहे, ये हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, अब ये दूसरी लेयर कितने हो गए? 5। ये भी उसी तरह से मूव करेंगे, उसी स्पीड के साथ। थोड़ा सा तेज ड्राइंग बनाते जाओ। फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ये भी मूव करेंगे उसी स्पीड के साथ। तो क्या हमने सब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को आइडेंटिकल इज्यूम कर दिया या नहीं कर दिया? हमने सब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को आइडेंटिकल इज्यूम कर दिए। रहीम, आती है बात समझ? तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कर एक्सेलरेट रहे हैं, लेकिन हम एक्सेलरेशन को इग्नोर करते हैं। हम अपना मॉडल लेते हैं, मॉडल के अंदर मतलब जो रियल लाइफ है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन हम जो मॉडल लेते हैं उसके अंदर भी टेक देम टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनके आपने आंसर करने हैं। फर्ज करें वी हैव n इलेक्ट्रॉन्स। लिखो, द कंडक्टर हैज capital N free electrons। मेरा आपसे पहला सवाल, क्या ये n इलेक्ट्रॉन का नंबर करंट के फ्लो के साथ कम ज्यादा होगा? क्यों नहीं होगा कम ज्यादा? इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो कर रहे हैं। वो इसलिए कि पॉजिटिव वाली साइड से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो नेगेटिव वाली साइड से 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कंडक्टर का मॉडल यूं चलता है कि जब करंट का फ्लो होता है इट्स साइक्लिक, इट्स अ लूप। तो फर्स्ट करें पॉजिटिव वाली साइड से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो नेगेटिव वाली साइड से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। बात क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज्यादा होगा। सो एज द करंट फ्लोज, खुशी बेटा आप एक बार बता दें, इलेक्ट्रॉन का नंबर करंट के साथ कम ज्यादा क्यों नहीं हो रहा बेटा? इलेक्ट्रॉन का नंबर कांस्टेंट क्यों है? क्विक आंसर। सर क्योंकि जितने निकल रहे हैं उतने दोबारा आ रहे हैं electrons। जबरदस्त हो गया। अगली बात पे आ जाए, अगली बात पे आ जाए। हाँ, तो लेयर्स हमने ली हुई है ना। अब पॉजिटिव वाली साइड से इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे कंडक्टर में से, नेगेटिव साइड से उतने आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव साइड से 3 निकले तो नेगेटिव साइड से 3 आ गए। अगर पॉजिटिव साइड से 10 निकले, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड कर देगा। तो क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम ज्यादा होगा? द आंसर इज नो। सो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट the number of free electrons within the conductor remains constant। पहली बात क्लियर? यानी कि कैपिटल N चेंज नहीं होगा। मेरा अगला सवाल, फर्ज करें कंडक्टर की लेंथ थी L। कंडक्टर की लेंथ कितना थी? L। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो था A। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, द कंडक्टर हैज n free electrons। Find the time taken for n free electrons to pass
through the conductor. अच्छा, अब इस सवाल को एक बार फिर से पढ़ लो। आपसे पूछा जा रहा है कि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में से पास होने में कितना टाइम लगेगा। अब जो मैं बात करूंगा उसको केयरफुली सुनना है। देखें, हर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन के हिसाब से कंडक्टर में से पास करने में डिफरेंट टाइम देगा। जो इलेक्ट्रॉन मैंने रेड से ड्रॉ किया हुआ है और जो मैंने इलेक्ट्रॉन पर्पल से ड्रॉ किया हुआ है, उनको कंडक्टर में से गुजरने में से, कंडक्टर में से पास होने में सेम टाइम लगेगा या डिफरेंट टाइम लगेगा? आई विल से डिफरेंट टाइम लगेगा। आई विल से डिफरेंट टाइम लगेगा। अब मैं एक बात समझाता हूँ जो आपने अच्छी तरह सुनी है। फर्ज करें अगर आपसे ये कहा जाए कि स्कूल में से बच्चों को निकालना है, स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, उन 100 बच्चों में से एक बच्चा है जिसकी एक लेग जो है वो वर्क नहीं करती, फॉर एग्जांपल, मतलब वो बेचारा माजूर है, उसको बहुत टाइम लगता है। तो बाकी बच्चों को निकलने में, मैं एग्जांपल उसकी सोशल साइड को इग्नोर करो, फर्ज करो हर बच्चे को निकलने में लगते हैं 2 मिनट और जो माजूर वाला बच्चा है उसको लगते हैं 15 मिनट, 15 मिनट्स। तो आपसे सवाल पूछा जाए सारे बच्चों को निकलने में कितना टाइम लगेगा, मैं कहूंगा 15 मिनट्स। बताओ क्यों? क्योंकि उसको जो 15 मिनट्स लगने उसमें बाकी सब तो वैसे ही निकल चुके होंगे। तो टाइम काउंट किसका होगा? जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा। सो इफ यू हैव 100 इंडिविजुअल्स and they all take different time to complete a task, then the time taken to complete the task by all of them is the one that takes the maximum time. उसके टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ द टास्क। मेरी बात समझ आ गई? अब ये मेरी बात यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की जो आखिरी लेयर है, ये वाली लेयर, जब ये पास हो जाएगी, जब ये कंडक्टर को क्रॉस करेगी, उस वक्त तक सब क्रॉस कर चुके होंगे, ऑल दो पीछे से आ जाएंगे, ऑल दो पीछे से आ जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट किए हुए, इनको कंडक्टर में से पास थ्रू होने में कितना टाइम लगेगा? सवाल समझ आ गया? इनको कंडक्टर में से पास थ्रू होने में उतना टाइम लगेगा जितना आखिरी लेयर को लगेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम तो इन्हीं रेड वालों को लगेगा ना। तो रेड वालों को देखो, बाकियों को कितना टाइम लगेगा वो छोड़ दो, रेड वाली लेयर को कंडक्टर के दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कैन आई से दैट L/V? अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे डिवाइड कर दूं तो मुझे बताओ ये किसका टाइम होगा? जो रेड वाली लेयर है। और जब रेड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के दूसरे एंड पे पहुंच गए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से गुजर गए या नहीं गुजर गए? तो इलेक्ट्रॉन को पास होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना इस रेड वाली लेयर को लगेगा, बिकॉज द रेड वाली लेयर विल टेक द मैक्सिमम टाइम। बाकी सबका टाइम इससे कम होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन रेड नहीं, मैं अब उसको रेड नहीं करता ना, मैं उसको ब्लैक कर दूंगा। मैं रेड वाली लेयर कह रहा हूँ। रेड वाली जो लेयर है उसको पास होने में जितना टाइम लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही टाइम लगेगा। अब एग्जांपल समझ आ गई? तो अब V सबका सेम है, V सबका सेम है, लेकिन जो जितना दूर होगा उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? जो सबसे राइट एज वाले इलेक्ट्रॉन है। तो जो राइट एज वाले इलेक्ट्रॉन है, जब वो लेफ्ट एज पे पहुंचेंगे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर थे वो सारे कंडक्टर में से गुजर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पहली चीज लिखेंगे। खुशी बेटा, ये आखिरी बात जो मैंने बताई है आपको समझ आ गई? जी सर, डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो मैं सबका टाइम, उनका रेड वाली जो लेयर है उसके टाइम को सबका टाइम क्यों कह रहा हूँ, बताएं जरा। बिकॉज हमने सब इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटिव बताना है कितना टाइम लगेगा। बाकियों का टाइम तो उससे कम होगा ना, तो उतने टाइम में तो सभी निकल जाएंगे। तो लिखो टाइम टेकन फॉर कैपिटल N फ्री electrons to pass through the conductor। तो बेटा N इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में जो टाइम लगेगा वो होगा कंडक्टर की लेंथ ओवर द स्पीड। और ये असल में किसका टाइम है? रेड वाले लेयर का। कोई कंफ्यूजन? V सबके ऊपर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सबकी स्पीड V है। तो किसी को लग रहा है 1 सेकेंड, किसी को लग रहा है 2 सेकेंड, किसी को लग रहा है 3 सेकेंड। तो बात सुनो, मैंने कहा जो रेड कलर है सबके ऊपर V इसलिए कि all of them have identical motion। You assume that कि when you apply the voltage all the electrons have identical speed। क्या मतलब ना, सबकी स्पीड सेम है, assumption है, मॉडल। वैसे नहीं, हम डिफरेंट लेते नहीं है। वैसे ये होगा
कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पॉजिटिव के टुवर्ड्स जाता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेट कर रहा होता है। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि हम उस एक्सेलरेशन को इग्नोर, इसके जो सब तरीका उसकी ज्यादा तेज होगी। लेकिन मैं कोई और बात कर रहा हूं, हम लेते ही एवरेज। जब हमने एवरेज ले ली तो हम, सबसे तरीका उसको भी तो कहीं तो मैं यही तुम्हें बात समझा रहा हूं, हम सबकी स्पीड का एवरेज ले रहे हैं, हम इंडिविजुअल स्पीड, जो स्पीड की वेरिएशन है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अब ठीक है, हम ये इज्यूम कर रहे हैं कि सब इलेक्ट्रॉन एक सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। मेरी बात आ गई समझ? मेरी एक बात बताओ मुझे, फर्ज करो इसकी स्पीड डिफरेंट, अच्छा रहीम जरा उस पे देखो बोर्ड पे, इसकी स्पीड डिफरेंट, ठीक है, और रेड वाले की स्पीड डिफरेंट। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन हाईलाइट कर दिया, तीनों की क्या डिफरेंट स्पीड है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक एंड से दूसरे एंड तक हर इलेक्ट्रॉन का मोशन आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन, स्पीड की वेरिएशन, फर्ज करो अभी तो पर्पल वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है इस जगह पे, नहीं, जब वो पर्पल वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के थ्रू पास करेगा और जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी कंडक्टर के थ्रू पास करेगा, ऑल्दो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पास करें, क्या जब पर्पल वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के उस एंड से आया था, क्या सारे इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के थ्रू जो मोशन है वो आइडेंटिकल है या नहीं? किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, अगर वो कंडक्टर के एक एज से दूसरे एज तक हम उसका पूरा मोशन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन मोशन आइडेंटिकल होगा या डिफरेंट होगा? गिवन स्टेट डिफरेंट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की करंट स्टेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकती है, लेकिन मोशन का अगर पूरा प्रोसीजर लोगे वो सबका सेम होगा। अब बताओ, मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूं कि तुमने अभी देखा, जो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो मैं तुम्हें उसका जवाब दे रहा हूं। तुमने अभी देखा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसकी स्पीड इतनी थी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसकी स्पीड इतनी थी। यही बात आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, या कोई और बात? अच्छा अब अगली बात पे आ जाओ, ये एक्सलरेट कर चुका है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाफ भी क्या क्या पता नहीं, सब एक्सलरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इस स्पीड की वेरिएशन को इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं उस पे आ जाओ। हम इसको इग्नोर इसलिए करते हैं कि मेरी बात सुनो, जो पर्पल वाला इलेक्ट्रॉन है और जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है वो है तो डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन जब वो यहां से चले थे, ये पर्पल वाला और ये रेड वाला, इस टाइम पे जो पर्पल वाले की स्पीड है और जो रेड वाले की स्पीड है वो आइडेंटिकल है। अच्छा जब पर्पल वाला यहां पे पहुंचा, पर्पल वाला जब यहां पे पहुंचा तो इसकी स्पीड हुई फॉर एग्जांपल इतनी, तो रेड वाले की स्पीड हो गई जब वो यहां पे पहुंचेगा इतनी। जब पर्पल वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो गई तो जब रेड वाला भी वहां पे पहुंचेगा तो उसकी भी उतनी स्पीड होगी। तो बेटा बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की करंट स्टेट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनका जो मोशन का प्रोसीजर है वो सेम है। मैं आपको ये बात समझा रहा हूं। हाँ तो फिर तो डिफरेंस होगी, लेकिन हम उस डिफरेंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम बात ही एवरेज स्पीड की करते हैं। तब सेम होगी, तब सेम होगी, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसीलिए हम सबके मोशन को आइडेंटिकल लेते हैं। नाउ यू एग्री कि सबका मोशन आइडेंटिकल होगा थ्रू आउट द कंडक्टर। जब कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक देखेंगे फिर मोशन आइडेंटिकल होगा। अगर आइडेंटिकल होगा तो हम सबको आइडेंटिकल एज्यूम कर सकते हैं। तो अच्छा अब हमने लिख लिया L over V, और एक चीज और लिख लो, लिखो द मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, द मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। देखो पोजीशन के हिसाब से ना उनकी स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन अगर हम उनकी पूरी मोशन की बात करेंगे वो सबका सेम होगा। तो मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं लिख रहा, मैं एवरेज वैल्यू लिख रहा हूं। V is the average value for all of them. V is the average value for all of them. So I'm not writing instantaneous speed. I'm already writing the average speed. तो अगर मैं average लिख रहा हूँ फिर मैं V लिख सकता हूँ। फिर मैं तो लिखी, तो मेरी बात सुनो, अगर स्पीड वेरिएबल है तो मैं L over V कैसे अप्लाई कर रहा हूँ? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो लगता है आपका कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, तो मैं फार्मूला कैसे लगा रहा हूँ? फिर बेटा मैं यूज ही एवरेज कर रहा हूँ। अब क्लियर? अच्छा द मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज आइडेंटिकल
is identical and we take their average speed, as drift speed, which is same for all of them. तो हम उनकी जो एवरेज स्पीड है उसको ले लेते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, और वो उन सब के लिए क्या होती है, सेम होती है। अब यहां से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो n इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में से पास करने में जो टाइम लगा वो किसके इक्वल हो गया, L ओवर V के, लेंथ ऑफ कंडक्टर ओवर स्पीड। क्लियर यहां तक बात? आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो हमने डिफाइन कर दी। सबसे पहले V drift will be equal to V will be equal to L over delta T। डेल्टा T क्या होगा? डेल्टा T होगा टाइम टेकन बाय कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑल ऑफ देम फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू द कंडक्टर। डेल्टा T कह रहे हैं इस फॉर्मूला में टाइम टेकन बाय कैपिटल N फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू द कंडक्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने भी लिखा था वो चीज, ये वही चीज L over V। आप सही कह रहे हैं। अगली बात पे आ जाओ। देखो टोटल चार्ज passing through the conductor in time delta T, it will be capital N times elementary charge। बेटा अगर n इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं इन टोटल, तो चार्ज कितना पास हुआ, n टाइम्स कैपिटल E। तो ये आपका जो चार्ज है वो बन जाएगा Q इज इक्वल टू, अच्छा इस सेंटेंस को मिला के देखना है, मैं डेल्टा T को इससे इक्वेट नहीं कर रहा बच्चों। ये यहाँ पे एक रॉन्ग इंप्रेशन बन रहा है कि मैंने डेल्टा T को इक्वेट किया हुआ है, ना पूरे सेंटेंस को इक्वेट किया हुआ है। बात समझ आ गई? टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम डेल्टा T। अच्छा आप देखें Q जो है उसको मैं कहता हूं टोटल चार्ज, क्या कहता हूं, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर कितने टाइम में, इन टाइम डेल्टा T। तो कैपिटल Q किसके इक्वल हो गया, कैपिटल N टाइम्स स्मॉलर E। कैपिटल Q किसके इक्वल हो गया, कैपिटल N टाइम्स स्मॉलर E। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अच्छा आप अगली बात पे आ जाओ। लिखो करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? करंट होता है चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर ओवर टाइम टेकन फॉर दैट चार्ज टू पास थ्रू द कंडक्टर। सर NE by T बेटा I हो जाएगा Q ओवर T, और फिर ये बन जाएगा N इंटू E ओवर डेल्टा T। अब अगली बात पे आ जाओ, सिंस कितना टाइम लगा था। सर एक अपनी स्टेटमेंट एक दफा रिपीट करते हैं? जी मैं कर दूंगा बेटा। आप मुझे ये बताएं कि आपको एक सेकंड में स्टेप बाय स्टेप पूछता हूँ, ये वाली चीज क्लियर है? जी सर। उसके बाद V ड्रिफ्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, L ओवर डेल्टा T। यानी कि लेंथ को अगर हम टाइम पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ड्रिफ्ट स्पीड जो कि एवरेज स्पीड है। डेल्टा T जो है उसमें कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स ने पास किया थ्रू द कंडक्टर, और कैपिटल N कंडक्टर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स से, और हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स को क्यों पास करा दिया, क्योंकि जो सबसे राइट वाली लेयर है जब वो पास कर गई तो बाकी तो सारे ही पास कर गए। बात समझ आ गई? अच्छा उसके बाद टोटल चार्ज जो पास करेगा वो होगा सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट्री चार्ज से। ये सारे पास कर जाएंगे, लेकिन कंडक्टर के अंदर नंबर चेंज नहीं होगा
क्योंकि जितने जाते जा रहे हैं उतने पीछे से आते भी जा रहे हैं, नंबर मेंटेन होगा। ठीक, अच्छा उसके बाद कैपिटल क्यू जो है ये टोटल चार्ज पासिंग है। तो अगर हम कैपिटल एन को जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज जो कंडक्टर में से पास करेगा, और वो कंडक्टर के टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। ठीक, अब करंट का हमने क्या फॉर्मूला सीखा है, करंट होता है टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन अ गिवन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज की जगह क्या लिख सकते हैं, total free electrons that will pass into charge on one free electron divided by the time। खुशी बेटा यहां तक क्लियर? जी सर। साल बेटा आपको कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं सर। अच्छा बेटा आप ये देखें, डेल्टा टी का कोई फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। डेल्टा टी होगा n इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में कितना टाइम लगेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर है l, सबको पास होने में टाइम लगेगा l ओवर p, क्योंकि जब आखिरी लेयर पास हो जाएगी तो सारे पास हो जाएंगे। तो मैंने ये बात, हर एक का टाइम डेल्टा टी नहीं होगा, टाइम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा है, लेकिन सबकी जब बात होगी तो जो सबसे ज्यादा टाइम लेंगे, एवरेज की बात हो रही है, करंट को हम एज ए एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो जिस लेयर का टाइम सबसे ज्यादा होगा हम उस लेयर के टाइम को ओवरऑल टाइम कह देंगे। टाइम क्लियर? ठीक है, तो ये बन गया डेल्टा टी इज इक्वल टू एल ओवर टी। तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू n into E divided by delta t। डेल्टा टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करो, तो I is equal to n into E divided by L over V। बेटा L over V मल्टीप्लाई होके उल्टा हो जाएगा, तो n into E मल्टीप्लाइड विद V over L। V क्या है इसमें, स्पीड, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो क्या बन गया हमारा फाइनल फार्मूला, हमारा फाइनल फार्मूला बन गया बेटा, हमारा फाइनल फार्मूला करंट के लिए बन गया, देखो I इज इक्वल टू n इंटू E इंटू V ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां तक क्लियर? अच्छा अब लिखो, एक हेडिंग दो, लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या हेडिंग देनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री चार्ज कैरियर। अगर जनरली बात की जाए, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी। इसको पहले तो डिफाइन कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर एन के साथ, और इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉलर एन दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी विल बी इक्वल टू कैपिटल एन ओवर वॉल्यूम। बताओ बच्चों, स्मॉलर एन किसके इक्वल होगा, कैपिटल एन ओवर वॉल्यूम के, यानी कि ये हम फाइंड कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या मैं इस फॉर्मूला में कैपिटल एन को सब्जेक्ट बना सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, स्मॉलर एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपिटल एन। वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉलर एन इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ विल बी इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन की ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो किस फॉर्मूला में, ऊपर वाले फॉर्मूला में। तो क्या बन गया, अगर हम कैपिटल एन को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा कैपिटल एन की जगह पे स्मॉलर एन इंटू ए इंटू एल मल्टीप्लाइड विद चार्ज ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद V ड्रिफ्ट एंड डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय L। डू यू बिलीव L और L कट जाएंगे, पीछे क्या रह गया, करंट इन अ कंडक्टर is equal to number of free electron density into area of conductor into free charge carrier का एक का चार्ज और into V drift। अगर इस फॉर्मूला में V drift को सब्जेक्ट बना लें क्या बनेगा, V drift is equal to I over NAE। बच्चों सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक जाओ,
ये तो हमने समझा है, एंड इट गॉट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड में। अगर पेपर में आ जाए तो आप तो समराइज करके लिखोगे ना 2-3 स्टेप्स में। तो फर्ज करें अगर पेपर में आ जाए, कॉपी हो गया। अगर एग्जामिनर कहता है शो दैट, तो उसके ज्यादा स्टेप्स नहीं करने। अगर 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट चले जाएंगे। समझने के लिए ठीक था ये, लेकिन अगर डेरिवेशन आ जाती है, एग्जामिनर कहता है शो दैट v drift is equal to I over NAE, ठीक है, आपको कहते हैं ये शो करो और इसके 2 मार्क्स हैं। बेटा अब 2 मार्क्स के लिए हम इतनी खप तो नहीं डालेंगे ना, तो अब 2 मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा कहेंगे कि कैपिटल Q is equal to capital N into E, capital N is equal to smaller n into volume, that will become smaller n into AL। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है या सब बात क्लियर? अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, Q कैपिटल विल बी इक्वल टू कैपिटल N की जगह पे आ जाएगा स्मॉलर n इंटू AL। पहले मैं समझा रहा था, अब मैं बता रहा हूं कि पेपर में। अच्छा, अब करंट का फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू Q ओवर T या डेल्टा T। तो Q की जगह क्या लिख देंगे, स्मॉलर n इंटू AL इंटू E ओवर T। नीचे लिखेंगे L over T, length of conductor over time taken for the charges to pass through the conductor is V drift, taken to be average। तो क्या करेंगे, V drift को फिर रिप्लेस कर देंगे, किसकी जगह, L over T की जगह। क्या बन जाएगा, I is equal to स्मॉलर n इंटू A इंटू L over T की जगह V drift, और साथ क्या आ जाएगा, E। डन बेटा, V drift को सब्जेक्ट ना लो। अब देखो, जब हमने समझा था तो ये बहुत लेंथी हो गया था, लेकिन अब अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने इतना लिखना है। आ गई समझ? तो V drift को जब सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बन जाएगा, V drift will be equal to, दसो जी, I over NAE। खुशी बेटा, फॉर्मूले तक समझ आ गया? जी सर। कल हम करेंगे इसकी एग्जांपल्स, और पहले मैंने ना कॉन्सेप्ट समझाया था। अब मैंने बताया कि एग्जाम में अगर 2 मार्क्स हैं या 3 मार्क्स हैं या 1 मार्क है तो बस आप ये समराइज करके देख लो, लेकिन समझ भी होनी चाहिए। इसके आगे कल इंशाल्लाह। तुमने इतने पुट्ठे सवाल पूछे, मैं डर रहा था, मैंने कहा यार अक्टूबर वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम्हारा तो साल पड़ा हुआ है ना, ये बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम आज बड़े हैवी खेले हो, मतलब तुमने बड़े सवाल तगड़े किस्म के पूछे। ऐसे सवाल जब कोई बच्चा क्लास में पूछे ना, तो पता है हमारा एज अ टीचर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लो जी आज की क्लास